नमस्कार, आप देख रहे हैं व्हाइट पेपर। मैं हूं आपके साथ आशा सरमाल। चलिए शुरुआत करते हैं व्हाइट पेपर की बड़ी खबर की शुरुआत करते चले बताते चले कि जम्मू कश्मीर के अंदर मौसम की वजह से हालात खराब हो रहे हैं। पहाड़ी राज्यों में बारिश का रौद्र रूप अभी भी जारी है। भूस्खलन और बाढ़ से भारी तबाही हुई है और जम्मू कश्मीर में 23 लोगों की मौत बताई जा रही है। बताते चले कि घाटी से पूर्वोत्तर तक मौसम का कहर देखिए किस तरह से बरप रहा है। पहाड़ी राज्यों में भी रौद्र रूप बारिश ने ले लिया है और इतना ही नहीं, लगातार फ्लैश फ्लड के भी खतरे बने हुए हैं। चेतावनियां जारी की गई हैं और कठुआ और सांबा में भी भारी बारिश की वजह से आप देखिए उज दरिया किस तरह से उफान पर आ जा गया। जम्मू कश्मीर में अचानक मौसम के बदलने और भारी बारिश और बादल फटने, भूस्खलन जैसी घटनाओं के कारण जनजीवन पूरी तरह से प्रभावित है। पुंछ, राजौरी, रियासी, किश्तवाड़, डोडा समेत कई जिलों में बाढ़ और भारी नुकसान की वजह से आम लोगों को परेशानियां झेलनी पड़ी और पश्चिमी विक्षोभ और मानसून का टकराव देखिए किस तरह से रहा है। वर्तमान में सक्रिय पश्चिमी विक्षोभ यानी कि वेस्टर्न डिस्टर्बेंस और मानसूनी हवाओं के आपस में मिलने से मौसम में अचानक भारी बदलाव आ गया, जिसके कारण छोटे समय में बहुत तेजी से बारिश हो रही है। अब यहाँ पर क्लाइमेट चेंज हुआ है। हिमालय क्षेत्रों में तापमान का तेजी से बढ़ना और परिस्थितिकी यानी कि इकोलॉजी में एक बदलाव के कारण अचानक बादल फटने और मूसलाधार बारिश जैसे चरम मौसमी घटनाएं बढ़ रही हैं। अब अनियोजित जो निर्माण है, अंधाधुंध कटाई है, ये इसका मुख्य कारण बताया जा रहा है। पर्यावरणविद कह रहे हैं कि पहाड़ों पर वनों की कटाई और प्राकृतिक जल स्रोतों के पास अनियोजित निर्माण में इन आपदाओं को और ज्यादा विनाशकारी बना दिया है। लेकिन तीर्थ यात्राओं पर इसका सीधा असर है। ज्यादातर खराब मौसम और भारी बारिश की वजह से एहतियातन अमरनाथ यात्रा, माता वैष्णो देवी यात्रा कुछ समय के लिए रोक दी गई है। स्कूलों में छुट्टियां डाल दी गई हैं, जिसमें मौसम के बिगड़ते मिजाज और अत्यधिक गर्मी के बदले हुए यानी कि हीट वेव के प्रभाव को भी देखते हुए आप पहले देखा आपने किस तरह से छुट्टियां डाली गई, लेकिन अब तो बारिश का सिलसिला शुरू हो चुका है। तो जाहिर तौर पर नदियों का उफान पर आना भी एक गंभीर समस्या बन गया है, क्योंकि पुंछ में भी हालात आपने देखे, जम्मू के तवी नदी का भी हालात आपने देखा और अखनूर के चेनाब दरिया की भी तस्वीर आपके सामने आई थी। उसके बाद गुरेज में भी आपने देखा किस तरह की परिस्थितियां बनी। कश्मीर के अंदर भी फ्लड जैसे हालात बन गए थे। अब यहाँ पर बरसाती नालों का जलस्तर खतरे के निशान को पार कर गया है। जल भराव और भूस्खलन से सड़कें बंद हो गई हैं, जिससे आवागमन ठप हो गया है। अब प्रशासन की तरफ से कदम उठाए गए हैं, क्योंकि हाई लेवल मीटिंग आपने देखा था कि उमर अब्दुल्ला ने दिल्ली से वापस तुरंत लौटकर की और उसके बाद राहत पैकेज की यहां मांग जो रखी गई थी उस पर काम किया गया। लेकिन आज सरकार को विपक्ष की तरफ से भी घेरने की कोशिश हुई और उन्होंने कहा कि जिन लोगों ने अपने घर वालों को खो दिया है या जिनके मकान चले गए हैं, 20-20 लाख रुपया उन्हें दिया जाना चाहिए। लेकिन सरकार पूरी तरह से अलर्ट मोड पर है, क्योंकि हाई अलर्ट जारी किया गया है, जिसमें आपको बताते चलें कि मौसम विभाग यानी कि आईएमडी ने जम्मू संभाग के कई जिलों में भारी बारिश और अत्यधिक बारिश के लिए जिस तरह रेड और येलो अलर्ट जारी कर दिया है, फिर सुरक्षा निर्देश दिए गए हैं, जिसमें सिविल डिफेंस, आपदा प्रबंधन टीमों ने लोगों से नदी नालों के पास न जाने और सुरक्षित स्थानों पर रहने की अपील कर दी है। रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए भी कमर कस ली गई है, क्योंकि अगर किसी भी तरह की आपदा और बढ़ जाती है तो लोगों को कितनी जल्दी राहत पहुंचानी है, रिस्पांस टाइम पर काम किया गया है। प्रशासन द्वारा बाढ़ और भूस्खलन से प्रभावित क्षेत्रों में बचाव कार्य जारी है। निचले इलाकों के निवासियों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जा रहा है। और सबसे बड़ी बात और एक बड़ी सूचना जो हर शख्स के लिए जानना जरूरी है, क्योंकि प्रशासन की तरफ से ये कहा गया है, जो कंसर्निंग डीसी हैं उनकी तरफ से ये अपील की गई है कि जो नदी नाले हैं, आसपास आपके घरों के पास नदी है, नाले हैं, उफनता हुआ जल है, उससे दूर आपको रहना है। और अगर परिस्थितियां ऐसी बन जाती है कि पानी का बहाव तेज हो रहा है और लगातार पानी जो है वो बढ़ता चला जा रहा है, तो आपको एक ऐसे स्थान पर शिफ्ट होना है जल्द से जल्द। ये नहीं सोचना है कि अभी सामान आपको इकट्ठा करना है, क्योंकि सामान तो बाद में भी आ सकता है। जब तक आपके पास रेस्क्यू टीम नहीं पहुंचती है तब तक आपको खुद मुशक्कत करनी है अपनी जिंदगी को बचाने के लिए, क्योंकि जो लोग नदी नालों के आसपास रहते हैं उनके लिए ज्यादातर आप देखिए खतरा है। उन्हें या तो अपने घरों को उस वक्त छोड़कर रिश्तेदार या कहीं दूसरी जगह पर शिफ्ट हो जाना चाहिए। जब पानी का बहाव कम होता है, पानी का लेवल कम होता है, वापस आप उसी स्थान पर आ सकते हैं। लेकिन उससे पहले प्रशासन ने कमर कस ली है। एसडीआरएफ, एनडीआरएफ की टीमें तैनात कर दी गई हैं। रेस्क्यू के लिए जम्मू कश्मीर पुलिस को तैनात कर दिया गया है और तमाम तरह की एहतियात बरतने के लिए जो अपील की गई है उसकी तरफ आपको ध्यान देना है। 112 पर आप कॉल तो कर सकते हैं, लेकिन सबसे पहले आपको वेट नहीं करना है, अपने आप को बचाने के लिए कदम उठाने हैं। चलिए सीधा रुख करेंगे राजौरी और पुंछ की ओर, क्योंकि जिस तरह से कहर राजौरी और पुंछ में बरपा है, जमशेद मलिक ने हमारे साथ ज्वाइन किया है, हमारे संवाददाता हैं।
जमशेद, सबसे पहले तो ताजा अपडेट मैं आपसे जानना चाहूंगी, क्योंकि प्रशासन की तरफ से अपील तो की गई लेकिन उस पर कितना अमल हुआ है। पर्यावरण विद डॉक्टर तासिफ भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। बहुत बहुत स्वागत डॉक्टर तासिफ, आपका भी। जमशेद, कंटिन्यू कीजिए। मुझे बिल्कुल, जहां तक कहीं राजौरी पुंछ की बात करें, क्योंकि पिछले 3 दिन से लगातार जिस तरह बारिश का सिलसिला देखने को मिला था, इसमें इस वक्त तक मरने वालों की तादाद में काफी इजाफा होता जा रहा है। जहां कल देर शाम को भी हमने देखा कि लोरन के इलाके में पस्सी की साथ में एक घर आया जिसके अंदर 7 लोगों की मौत हुई। इस तरह राजौरी में इस वक्त मरने वालों की तादाद 3 तक पहुंच चुकी है और अभी भी एक शख्स जो है वो मिसिंग है। लगातार इस तरह का आंकड़ा बढ़ता ही जा रहा है। बिल्कुल 2014 जैसी सिचुएशन एक बार फिर दोबारा देखने को मिलती है। हालांकि 2014 में 100 से ज्यादा लोगों ने अपनी जानें गंवाई थी, मगर इस बार जानें कम जा रही है मगर माली नुकसान बहुत ज्यादा देखने को मिला। क्योंकि आज जहां जिला चिकित्सा कमीशन राजौरी के एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उन्होंने ये कहा कि 50 के करीब ऐसी गाड़ियां जो 100% डैमेज हुई है। इससे आप अंदाजा लगा सकते होंगे कि कितना नुकसान हुआ है। दूसरी तरफ म्यूनसिपलिटी की बात करें तो म्यूनसिपलिटी की तरफ से जो अपना आंकड़ा पेश किया जा रहा है उसमें यह कहा जा रहा है कि 12.5 करोड़ रुपए का नुकसान म्यूनसिपलिटी का सिर्फ इस वक्त तक हुआ है। दूसरी तरफ शहर खास करके राजौरी का एक हिस्सा और उसके बाद पूरा पुंछ डिस्ट्रिक्ट पिछले 3 दिन से पूरी तरह अंधेरे में है। पुंछ में अभी भी लाइट बहाल होने में जिस तरह के हालात बताए जा रहे हैं, आने वाला 1 हफ्ता लग सकता है पुंछ के अंदर लाइट को बहाल करने के लिए, क्योंकि उसके अंदर यह बताया जाए कि 3 टावर भी ऐसे हैं जो पूरी तरह मुतासर हो चुके हैं। उसके साथ कई पोल ऐसे हैं। राजौरी की ओल्ड सिटी की जहां तक हम बात करते हैं, वहां पिछले 3 दिन से लाइट अभी तक रिस्टोर नहीं हो पाई और आज शाम 9 बजे तक का कहा गया है रिस्टोर की जाएगी, मगर बारिश का सिलसिला लगातार जारी है। दूसरी तरफ महकमा मौसमियात की तरफ से फिर एक बार चेतावनी दी गई है कि आने वाले 48 घंटे फिर ज्यादा डेंजरस हो सकते हैं, जिसमें आज रात और कल का दिन बहुत ज्यादा एक बार फिर डेंजरस बताया। क्योंकि ये पहाड़ी इलाके और पहाड़ी इलाकों में बारिश का सिलसिला लोगों के लिए हर बार परेशानी का सबब बनता है, मगर पिछले कुछ अर्सा से 2014 के बाद इस तरह के हालात दोबारा देखे गए हैं, जहां इस वक्त तक 20 के करीब लोगों ने अपनी राजौरी पुंछ के अंदर जाने गंवाई है और करोड़ों रुपए का नुकसान भी हो रहा है। जी कुछ। ठीक है जमशेद, बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए जमशेद। तौसीफ, अब सवाल यहाँ पर ये आ जाता है कि ये कोई पहला मौका नहीं है। 2014 के बाद हम अक्सर देख रहे हैं कि बाढ़ जैसे हालात बन रहे हैं, लोगों को परेशानी आ रही है। आपको वजह क्या लगती है? क्या ये भूकटाव जिस तरह से हो रहा है सिर्फ और सिर्फ पेड़ों की कटाई की वजह से, विकास का जो काम चल रहा है उसकी वजह से, या कोई और कारण भी है? तौसीफ, आवाज आ रही है? 2025 दो जी, ये तो अब मामूल सा बन गया है कि 2025 दोड़ा में जब फ्लश फ्लड्स आए, वहां पे क्लाउड बर्स्ट हुआ जिसमें लैंडस्लाइड्स हुए, उसमें 10-15 घर भी हमारे वॉश आउट हुए। समय दीजिए, बोलिए बोलिए तौसीफ। जी, तो 2026 जुलाई अनंतनाग में 2 क्लाउड बर्स्ट्स हुए। तो ये अब मामूल सा बन गया है, क्योंकि क्लाउड बर्स्ट जो जम्मू एंड कश्मीर में अभी हो रहे हैं इसका एक सिंगल फैक्टर नहीं है। ये रिजल्ट है कॉम्बिनेशन बहुत सारी चीजों की। खाली पेड़ का कटाई नहीं है, जो हमारे हिमालयन का टेरेन है, जो हमारे पहाड़ों की स्लोप है, जो हमारा मॉइस्चर रिच, जो हमारा मॉनसून विंड्स, जो हमारा वेस्टर्न डिस्टर्बेंस, जो हमारा एटमॉस्फेरिक इंस्टेबिलिटी और जो ग्रोइंग इन्फ्लुएंस है हमारा क्लाइमेटिक चेंज पे, ये सब मिला के इसके कारण हो सकते हैं। और यही रीजन है, एक खाली रीजन नहीं है। हमें यह समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। मैंने बार बार एक बात पे जोर दिया है कि हमें समझना है कि जो हमारा जम्मू कश्मीर है इकोफ्रेजाइल है। इकोफ्रेजाइल मतलब कि आप यहां पे वो सारी चीजें नहीं कर सकते हैं। आपने उत्तराखंड में देखा एक्सपेरिमेंट करके, आपने बहुत सारे पावर हाउसेस वहां पे बनाए जहां से आप पावर जनरेट करना चाहते थे, लेकिन आपने देखा कि जब कुदरत ने वहां पे वापस हमें जवाब दिया तो कितना भयानक था और कितने लोगों की जाने और कितना माल का नुकसान हुआ। रहा सवाल कि जो आपने कहा कि क्या अभी हम क्या मतलब जो हमारा फ्रेजाइल इकोसिस्टम है और जियोग्राफी हमारी जो है ये बिल्कुल ही डिफरेंट है। हमने अपनी जियोग्राफी को समझना पड़ेगा, हमने अपनी इको फ्रेजाइलिटी को समझना पड़ेगा। जियोलॉजी को समझते हैं, इकोलॉजी को समझते हैं। एक सेकेंड रुकिए जरा। शिल्पा, जम्मू के अंदर के हालात क्या हैं? क्योंकि तवी नदी पे जब 2025 में बाढ़ आई थी तो कटाव हुआ था, क्या वहां पर दीवार लगाई गई है? अभी तक सुरक्षा को लेकर क्या कदम उठाए गए? दूसरी तरफ अमरनाथ यात्री रुके हुए हैं, उनकी सुरक्षा को लेकर क्या कुछ कदम उठाए गए हैं? अपडेट कीजिए। देखिए, जम्मू में सुबह तड़के से ही भारी बारिश का सिलसिला जो है वो जारी देखने को मिला और अभी भी हल्का बूंदाबांदी जो है वो जम्मू के अलग अलग इलाके में हो रही है। देखिए, सबसे पहले वाटर लॉगिंग की अगर मैं बात कर लूं तो जहाँ पे तालाब तिलो जो कि एक बहुत ही कंजस्टेड वहाँ पे रोड है, वहां पर हर बार जो है पानी का भाव जो है वो काफी ज्यादा वहां पर देखने को मिलता है। वाटर लॉगिंग वहां पर काफी ज्यादा होती है। देखिए, तवी नदी का जो भाव इस समय है वो पूरी तरीके से सामान्य है, लेकिन अगर भारी बारिश जम्मू में और
जम्मू संभाग के अलग अलग जिला, खासतौर पर उधमपुर में जहां से पानी जो है वो तवी नदी की तरफ रुख करता है, तो कहीं न कहीं भाव जो है जल स्तर जो है वो तवी नदी का बढ़ सकता है और अलर्ट लेवल पर या फिर डेंजर लेवल पर जो है वो जा सकता है। देखिए, दूसरी ओर अगर हम बात करें तो जेएमसी के द्वारा जो है वो काम किया गया है, लेकिन कई इलाकों में अभी भी काम नहीं है। जहाँ पे राजीव नगर की मैं बात करूं तो वहां पर हम दिन को और वहां पर जब हमने जायजा लिया तो कई जगह, यानी कि जो राजीव नगर जिस प्रकार से पिछले साल भी जो है वो घटना का शिकार हुआ था और बाढ़ आने की वजह से वहां के लोगों को काफी ज्यादा परेशानियों का सामना भी करना पड़ा था, तो वहां पर बांध का काम आधा अधूरा रहा है। बताया जा रहा है कि जून के माफ कीजिएगा, अगले सप्ताह के जो है यानी कि अगस्त के एक सप्ताह के भीतर जो है वो काम को मुकम्मल कर दिया जाएगा, लेकिन अब मानसून शुरू हो चुका है तो वो काम मुकम्मल ठीक है। वो कहीं ना कहीं असंभव लग रहा है। देखिए, अमरनाथ यात्रा बात करें जी, अमरनाथ यात्रा को लेकर भी देखिए अब अगले जो है वो स्थगित रखने के जो है आदेश जारी किया गया है और जो यात्री अलग अलग जगह पर रुके हुए हैं उनको भी पूरी तरीके से सुरक्षा दी जा रही है ताकि यात्रियों को किसी प्रकार की कोई परेशानी ना हो। देखिए, कल भी हमने जो यात्री निवास है जहाँ पर यात्रियों को रखा जाता है और वहां से जत्था रवाना होता है, वहां पर भी विजिट किया था, वहां पर भी जायजा लिया था और अमरनाथ यात्रियों को पूरी तरीके से समय जो है वो सुरक्षा दी जा रही है। बहुत बहुत धन्यवाद शिल्पा। लेकिन जम्मू के अंदर अगर हम तवी नदी की बात करें तो वहां पर काम करने की जरूरत थी, क्योंकि अगर अभी भी दीवार नहीं लगाई गई है जहां पर कटाव हुआ था, चौथा ब्रिज उसकी चपेट में आ सकता है अगर वाटर लेवल तवी नदी का बढ़ जाता है। बहुत बहुत धन्यवाद शिल्पा जुड़ने के लिए। अब तौसीफ, जिस तरह से हम क्लाइमेट चेंज और इकोलॉजी चेंज को लेकर बात कर रहे हैं, आपको क्या लगता है कि सरकार को जल्द से जल्द किस तरह के कदम उठाने की जरूरत थी? क्योंकि सरकार तो कह रही है कि हम इसके बाद कार्रवाई करेंगे, जांच करेंगे कि कहां पर कमियां रह गई, कैसे इस तरह से लोगों को परेशानी झेलनी पड़ी है। देखिए, पहले तो देखिए, जो हमारे जो अभी रिसेंट, पहले हमें एक चीज मैं पहले कनेक्ट करना चाहता हूं बिफोर आई विल कम टू योर क्वेश्चन। मैं आपके क्वेश्चन पे आता हूं। एक चीज मुझे बताना पड़ेगा। देखिए, हमारा जो एक्सपेंशन ऑफ रोड्स, जो हमारे रोड बन रहे हैं, उसका जो सेटलमेंट हमारा रोड का है, उसका जो रोड का हमारा जो सेटलमेंट्स है ज्योग्राफिकली फ्रेजाइल माउंटेन्स में, जो हमारे पहाड़ हैं वहां से जो हमने रोड्स बनाए हैं, और एनक्रोचमेंट जो हमारे फ्लड प्लेन्स पे है, जो नेचुरल स्ट्रीम्स पे हमारा एनक्रोचमेंट पे है, डिफॉरेस्टेशन, डिग्रेडेशन ऑफ कैचमेंट्स है, जो हमारे कैचमेंट नदी नालों के जो कैचमेंट होता है उस पे जो हमारा डिफॉरेस्टेशन है, और इनएडुकेट जो ड्रेनेज और अर्ली वार्निंग सिस्टम है, ये चार चीजें हैं। अगर सरकार इसके ऊपर काम करती है, मैं बार बार कहता हूं, आपके माध्यम से भी कहता हूं कि जो कुछ हो रहा है ये होने वाला है, इसको हम रोक नहीं सकते हैं, लेकिन अगर हम एक प्लान लेके चलते हैं, बड़े किसी तूफान से या बड़े किसी हादसे से हम बच सकते हैं। इतना मैं जरूर कहूंगा कि हमने गवर्नमेंट ने ज्यादा से ज्यादा जो सेंसिंग डिपार्टमेंट से भी बात कर चुकी हूँ इस मसले में। उन्होंने कहा कि अगर आपको कटाव करना है, पहाड़ को काटना है, तो आपको इस तरीके से काटना है कि वो नीचे ना गिरे, आपको नीचे से उसको नहीं काटना है, आपको एक सड़क को थोड़ा ऊपर बनाना है और एक सड़क को थोड़ा सा नीचे बनाना है, जिसमें कि उसका लेवल कवर हो सके, ताकि हमारा पूरा पहाड़ जो है वो बच जाए, कि बारिश आए तो पहाड़ नीचे नहीं आना चाहिए। तो उसको लेकर काम करने की जरूरत थी। बेसिकली आपने जब आप ब्लास्टिंग करेंगे, जब आप पहाड़ को नीचे से काटेंगे, तो ऑब्वियसली ऊपर का पहाड़ तो नीचे आएगा, क्योंकि आपकी टांगे नहीं है तो खड़े कैसे होंगे? मैं वही कह रहा हूं कि जो हमारा इन्वेस्टमेंट होना चाहिए वो वेदर फोरकास्टिंग टेक्नोलॉजी अभी हमारे पास अवेलेबल है, उसका प्रयोग करना चाहिए, क्योंकि दुनिया टेक्नोलॉजी की तरफ बढ़ रही है। क्या हम बढ़ रहे हैं, ये पहला सवाल रहेगा। दूसरा, हमने जो कोऑर्डिनेशन है वो स्ट्रेंथ करना पड़ेगा। जो मैनेजमेंट, फॉरेस्ट, इरिगेशन, पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट है, इनको एक कोऑर्डिनेशन करना पड़ेगा, क्योंकि हम अक्सर देखते हैं कहीं पे कहीं सड़क बन रही है, दूसरे दिन दूसरा कोई डिपार्टमेंट आ रहा है, वो दूसरे वहां से कोई काम कर रहा है, कोई इंटर कोऑर्डिनेशन डिपार्टमेंट्स में है नहीं। हमने इंप्लीमेंट करना पड़ेगा जो क्लाइमेट एडॉप्शन मेजर्स है अंडर स्टेट एंड नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट प्लान्स हमारे पास बाकायदे नेशनल्स बने हैं, क्या वो हमारे स्टेट या यूटी में अप्लाई हो रहे हैं, उसके ऊपर हमें थोड़ी सी बात करनी पड़ेगी। जरूरी है कि क्या ये मिट्टी आपके इस पूरे फोर्स को ले पाएगी या नहीं ले पाएगी, क्योंकि आज तो शहरों के अंदर के हालात भी खराब हो गए। उतेर्ण जुड़ गए हमारे साथ, कठुआ से हैं हमारे संवाददाता। उज दरिया उफान पर है आज उतेर्ण, क्या अपडेट है? कठुआ के अंदर परिस्थितियां कैसी हैं? क्या यहाँ जो अपील की गई है डीसी की तरफ से, लोग उस पर काम कर रहे हैं? जी आशा, बिल्कुल आपने सही कहा। आज पहली ही बारिश हुई है तो उसके बाद ही नदी नालियां जो है वो उफान पर है। अगर बात करें तरना नाले की, उज नाले की, जिस तरह से आप बात करें, उसके साथ साथ सहारपुर जो पिछले साल जो है अगस्त में जब त्रासदी आई थी क्षतिग्रस्त हो गया था। अब हालात ये है कि पानी को जो है वो एक तरफ डाइवर्ट किया गया है।
जिसके कारण जो है हम ये कह सकते हैं कि अभी थोड़ी सी राहत भरी खबर है। पर अगर लगातार बारिश जो है वो होती है तो उसके बाद जो है क्या पता कुछ मंजर जो है उस तरह सा न देखने को मिले जिस तरह पिछले साल जो है मंजर देखा। इसके साथ ही मैं एक चीज और जोड़ना चाहूंगा, जिस तरह से आपने बात की है पुलों की, तो मगर खट के नजदीक भी जो है जो पुल है वहां पर जो है हालात काफी ज्यादा बदतर हो चुके हैं। वहां पर अगर हम बात करें जो रास्ता जाता है वो पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया है, पानी में बह चुका है और कनेक्टिविटी जो है बिल्कुल जीरो हो गई है। लगभग 500 परिवार वहां पर रहते हैं और हालांकि डिप्टी कमिश्नर कठुआ वहां पर भी पहुंचे हैं और उन्होंने हर एक जगह का जायजा लिया है। पर लोग जो है कहीं ना कहीं हम देख रहे हैं वो समझ नहीं रहे हैं। वो नदी नालों के पास जा रहे हैं, नदी नालों के पास वीडियोस बना रहे हैं, सेल्फीज ले रहे हैं, सहार पुल के ऊपर खड़े हो रहे हैं, उसके साथ साथ तरनाब पुल पर भी जाके खड़े हो रहे हैं, जिससे जो है थोड़ा सा राहत की बात नहीं है। क्योंकि अगर इस तरह से जो है अगर लोग करेंगे तो जाहिर सी बात है चिंता का विषय है। अगर कोई इस तरह से जो है त्रासदी आएगी तो फिर त्रासदी जिस तरह से पिछली बार आई थी तो पुल को जो है बहाकर ले गई थी, पुल बैठ भी गया था, पुल क्षतिग्रस्त भी हो गया था और उसके साथ साथ सहार पुल के साथ साथ जो पानी सहार पुल का है वो सारा ओल्ड सांबा रोड को जाता है और वो रास्ता जो है वो भी पूरी तरह से आज बह गया है। पूरी तरह से कनेक्टिविटी जो है वहां पर भी जो है जीरो हो चुकी है। ठीक है उतेर्ण, बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। अब तौसीफ देखिए, अब उतेर्ण भी जो कह रहे हैं कि नदी का पानी बढ़ रहा है जो पुलों को इफेक्ट कर रहा है और जिसकी वजह से इतना बड़ा जो ढांचा आपने खड़ा किया है, इतना पैसा लगाया है, इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार आप लोग कर रहे हैं, लेकिन वो किसी फायदे में नहीं दिख रहा है क्योंकि जब पानी आ रहा है तो वो निकलते जा रहा है। तो जाहिर तौर पर अब आपको क्या लगता है कि सॉइल टेस्टिंग के लिए काम करने की जरूरत थी, लेकिन सरकारों ने तो कहा कि पहले हमने परमिशन ली है उसके बाद काम किया है, उसके बावजूद भी इस तरह की परिस्थिति बनी है। जी देखिए, बैलेंस इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, देखिए अभी जो हम ये कर रहे हैं ना, मुझे लगता है कि लोगों को मौजे से ज्यादा सरकार से प्रिपेयर्डनेस प्लान मांगना चाहिए। मैंने शायद परसों भी आपके कार्यक्रम में कहा था कि मौजा उतना इंपॉर्टेंट है नहीं। मौजा चलो ठीक है, जिनकी जाने गई है, जिनका घर गया, उनके दुख में हम बराबर शामिल है, लेकिन सरकार को लोगों को पूछना पड़ेगा कि प्रिपेयर्डनेस क्या है। क्योंकि आपके पास बैलेंस इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, आप कह रहे हैं हमने सॉइल टेस्ट किया, हमने ये सारे टेस्ट किए, फिर ऐसा क्यों हो रहा है? अभी देखिए क्लाइमेट चेंज, अब पहले क्लाइमेट चेंज पे बात होती थी 20 साल पहले, मैं 20 साल से काम कर रहा हूं, जब 20 साल पहले जब क्लाइमेट चेंज की बात हो रही थी तब इसकी बातें और सेमिनार हो रहे थे। लेकिन आज क्लाइमेट चेंज रियलिटी बन के हमारे घरों में घुस रहा है पानी, हमारे दुकानों में पानी घुस रहा है, हमारे मकान गिर रहे हैं, हमारे लोग मर रहे हैं, रियलिटी है। बैलेंस्ड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट जिसमें एनवायरमेंटल कंजर्वेशन हो ताकि हम रिड्यूस लॉन्ग टर्म रिस्क करें। अगर आप अभी कोई प्लान बना के चलते हैं, एनवायरमेंटल डेवलपमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर प्लान बनाते हैं, तभी आप लॉन्ग टर्म रिस्क को अवॉइड कर सकते हैं। बाकी मैंने कहा कि रिड्यूस हमें करना है, हमने अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटीज को फिक्स करना है, ब्लेम गेम नहीं करना है। ये खाली एक ऐसा मुद्दा है एनवायरमेंट जिसपे सियासत ना की जाए तो अच्छा है, क्योंकि कुदरत को सियासत समझ नहीं आती है, उनको कुदरत को ये समझ नहीं आता है, कुदरत को समझ सिर्फ वेंटिलाइजेशन आती है जो हमने की। जी ठीक है तौसीफ, अब जो हम बात कर रहे हैं यहाँ क्लाइमेट चेंज की, ग्लोबल वार्मिंग की, लेकिन उसमें तो ह्यूमन एक्टिविटी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, जिसमें मैं यहाँ जो देख रही हूँ बर्निंग फॉसिल फ्यूल है, फिर उसके बाद डिफॉरेस्टेशन है, इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड ट्रांसपोर्ट है, फिर एग्रीकल्चर एंड लाइफ स्टॉक है, अर्बनाइजेशन है, नेचुरल काजेज तो हैं ही क्योंकि वॉल्केनिक एरप्शंस हैं, उसमें सोलर एक्टिविटी है उसके अंदर, लेकिन ह्यूमन एक्टिविटी भी तो है जिस पर हम रोक लगा सकते हैं। मैं वही बात कह रहा हूं मैम, मैंने जो अभी आपको बताया कि गवर्नमेंट को, हमने शायद परसों आपके प्रोग्राम में ही आपने पूछा था कि क्या हमें रोड नहीं चाहिए, हमें डेवलपमेंट, हम कब कहते हैं? ह्यूमन इंटरवेंशन से ही तो सारा हो रहा है। ये जो क्लाउड बर्स्ट्स हो रहे हैं, जो अभी भी हमारे वातावरण में जो कुछ हो रहा है, इसमें नेचर कम, इसमें लोग ज्यादा जिम्मेदार है। आप देखिए कि हम हर किसी नदी नाले को बंद करके पहले मॉल बनाते हैं, मकान बनाते हैं, दुकान बनाते हैं, और आज आप बीरवा के अभी एक वीडियो मैंने देखा जहां पे पूरा वो जो नदी के किनारे, बिल्कुल पहले उनको परमिशन देता कौन है नदी के किनारे बनाने पे? हर कोई वाटर बॉडी पूरी दुनिया में प्रोटेक्टेड है। जुड़ गए हैं तौसीफ, रोकना चाहूंगी यहाँ पर। तौसीफ हमारे साथ सोहन कोहली जुड़ गए हैं कटरा से। वैष्णो देवी की यात्रा को रोका गया है, सोहन क्या इंतजाम किए गए हैं यात्रियों के लिए, और प्रशासन की तरफ से जो इंतजाम करने की बात कही गई थी क्या वाकई में ग्राउंड तक वो पहुंचे हैं? अपडेट कीजिए। आवाज नहीं आ रही है सोहन, अनम्यूट कीजिए जरा। तौसीफ जवाब दीजिए, ग्रीन हाउस इफेक्ट को लेकर अगर काम किया जाए तो क्या ये फायदेमंद हो सकता है क्या तौसीफ?
हर कोई चीज जो एनवायरमेंटल सस्टेनेबल हो, जो बहुत सारे कंट्रीज ने किया हुआ है, हम खाली पहले नहीं है, बहुत दुनिया में बहुत सारे लोग हैं जो, जैसे थेम्स रिवर आपके पास एक एग्जांपल है। जब चाइना का AQI खराब हुआ था, उन्होंने सारा हॉल्ट पे किया, उन्होंने पहले अपने AQI एयर क्वालिटी इंडेक्स पे काम किया। हम क्यों नहीं कर सकते हैं? ठीक है, डेवलपमेंट इज ओके, लेकिन एट द कॉस्ट ऑफ व्हाट? इंसान की जान से ऊपर कुछ भी नहीं है। अगर आप कोई भी चीज कर रहे हैं जो एनवायरमेंट में एक डिजास्टर है, अगर आप लोगों के लिए कर रहे हैं, बट अल्टीमेटली वो उससे तो लोगों की जाने जा रही है ना। हमने हर किसी चीज को वेंडलाइज किया और हमने लोगों को वेंडलाइज करने दिया। हमने ये नहीं सोचा कि इस वेंडलाइजेशन का कीमत क्या होगी। और मैं कहता हूं कि एनवायरमेंटल वेंडलाइजेशन की कीमत इंसान की जान है। अगर हम इंसान के लिए ये सब चीजें बना रहे हैं, हाँ। अगर इंसान ही नहीं रहेंगे तो फिर हम इसको आगे ले जाएंगे कैसे? ठीक है, तो किस लिए ले जाएंगे? सोहन अपडेट कीजिए, कटरा का क्या हाल है इस वक्त, और यात्रियों के लिए जो अरेंजमेंट किए गए हैं वो कहाँ तक है, और यात्रियों की जो यात्रा को रोका गया है कब तक बहाल होगी? जी बिल्कुल, मैं आपको लगातार 4 दिन से श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड की तरफ से और जिला प्रशासन की तरफ से वैष्णो देवी की यात्रा है वो स्थगित कर दी गई है। मगर मैं आपको बता दूं कि यात्री जो है काफी तादाद में कटरा में पहुंचते हैं। कई श्रद्धालु जो है बिना दर्शन किए ही वापिस कटरा से लौट रहे हैं। और कई श्रद्धालु जो है उनकी एक ही मंशा है कि हम जब तक चाहे यात्रा 1 दिन के बाद खुले, 2 दिन के बाद खुले, चाहे महीने के बाद खुले, हम दर्शन करके ही वापिस यहाँ से जाएंगे। मैं बात करूँ कटरा की, तो कटरा में काफी ज्यादा इंतजाम जो श्रद्धालुओं के लिए किए गए हैं। उसके बाद श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड की तरफ से बिहार का भवन में एक लंगर भी वहां पे लगाया गया। और होटल की बात करूँ तो सारे होटल वहाँ यहाँ पे कटरा में बेस कैंप कटरा में खुले हुए हैं और जितनी भी दुकानें हैं वो भी खुले हुए हैं। यात्रियों को पूरी सुविधा यहाँ पे दी जा रही है। और बात करूँ वैष्णो देवी ट्रैक, तो वैष्णो देवी ट्रैक पूरी तरह से दुकानें और घोड़ा पिट्ठू पालकी सब पूरी तरह से ठप पड़ी हुई है। ठीक है सोहन, बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। लेकिन अगले आदेश तक यात्रा को फिलहाल रोका गया है। तौसीफ, अब अगर हम ये देखें कि इसे रोकने के लिए क्या कदम उठाने की जरूरत है सरकार को, क्या घरों के अंदर सोलर पैनल लगाने की बात जो हो रही है उस पर काम होना चाहिए, या शिफ्ट टू क्लीन एनर्जी की तरफ होना चाहिए, या ग्रीन ट्रांसपोर्ट की तरफ आपको ध्यान देना चाहिए, प्रोटेक्टिव नेचर को लेकर क्या काम इस वक्त होना चाहिए? ये तो सारे कुछ तो होने ही चाहिए, क्योंकि दुनिया इसकी तरफ बढ़ रही है। आज दुनिया वेस्ट को वेल्थ समझती है, हम अभी भी इसको कचरा ही समझ रहे हैं। आज दुनिया इन्वेस्टमेंट कर रही है ग्रीन एनर्जी में। दुनिया पूरी जो है, हमारे जितने भी देश हम देख रहे हैं जो तरक्की कर रहे हैं, वो स्ट्रेंथ कर रहे हैं कोऑर्डिनेशन को डिजास्टर मैनेजमेंट के साथ, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के साथ, इरिगेशन डिपार्टमेंट के साथ, पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट के साथ। इनका एक कोऑर्डिनेशन बिठाया जाए ताकि ये सारे डिपार्टमेंट एक अपना रोड मैप दे कि हम अपने क्लाइमेट चेंज है उसके लिए हमारी प्रिपेयर्डनेस क्या है, जो ग्लोबल वार्मिंग है उसकी हमारी प्रिपेयर्डनेस क्या है। अगर हम देखें क्लाउड बर्स्ट अभी तो हेडलाइंस बने हुए हैं, लेकिन क्लाउड बर्स्ट खुद से नहीं हो रहे हैं। कहीं ना कहीं पे इसका तो मेट्रोलॉजिकल इवेंट जितने भी हो रहे हैं उसमें जितने भी जाने जा रही है, प्रॉपर्टी जा रही है, कहीं ना कहीं पे ये सारे प्लान जो हमने बनाए, जिनको हमने डेवलपमेंट नाम दिया लेकिन वो डेवलपमेंट प्रूव नहीं हुए, ये उसका रीजन बन रहा है। हमारे पास तैयारी कैसी है? मैंने परसों भी कहा, मैं आज भी कहूंगा, ये सब होना ही होना है। आपको क्लाउड बर्स्ट फेस करने पड़ेंगे, क्योंकि पिछले 20-30 सालों में हमें डेवलपमेंट लगा कि हमने बड़ा सा कोई रोड बनाया, हमने पूरे पहाड़ों को काटा, हमें डेवलपमेंट लगा, लेकिन आज वो डेवलपमेंट प्रूव नहीं हुआ। अब आगे आने वाला हमारी प्रिपेयर्डनेस क्या है, हमारा रोड मैप क्या है, हम कैसे उसके लिए तैयारी करते हैं, वो इंपॉर्टेंट है। बाकी जितनी भी चीजें आपने बताई, ग्रीन हाउस इफेक्ट है या हमारे पास बात हो रही थी तौसीफ, उन्होंने कहा कि जब आप कोई रोड बनाते हैं, बिल्डिंग बनाते हैं, या फिर पुल बनाते हैं, कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करते हैं, आपको वहां के जो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन है उसके साथ तो बात करनी चाहिए, लेकिन लोकल लोगों के साथ बातचीत करनी चाहिए कि वो आपको उस जगह की हिस्ट्री बताएं कि वहां पर पानी था, नहीं था, किस तरह के हालात थे, उनके साथ भी चर्चा होनी चाहिए। बिल्कुल होनी चाहिए। मैं कहता हूं कि सिविल सोसाइटी का एक बहुत बड़ा रोल होता है हर किसी चीज में, खाली इसी चीज में नहीं, हर किसी चीज में सिविल सोसाइटी का रोल होता है। अगर आप सिविल सोसाइटी को इन कंसिडरेशन लेते हैं, एक्सपर्ट्स को, माहिरीन का वेरी इंपॉर्टेंट रोल होता है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि अनफॉर्चुनेटली हमारे कुछ ब्यूरोक्रेटिक ऑफिसर ऐसे होते हैं, उनको लगता है कि हमें सब कुछ पता है। सब कुछ पता होने की मतलब ये होता है कि फिर कोई ऐसा आफत आ गई तो तब तो कोई कहता नहीं है कि ये मेरा प्लान था, क्योंकि पिछले 4-5 साल से सब कुछ डिजास्टर ही नजर आ रहा है। आपके क्लाउड बर्स्ट खाली जम्मू रीजन में, तो चलो हमारा हिमालयन टेरेन थोड़ा डिफरेंट है कश्मीर से, लेकिन कश्मीर में भी तो हो रहा है। आज देखिए कारगिल में भी क्लाउड बर्स्ट हुआ, गुरेज में क्लाउड बर्स्ट हुआ, पिछले हफ्ते हमारे पहलगाम में क्लाउड बर्स्ट हुआ। तो ये तो होता ही रहेगा। 2 दिन आपका अभी अलर्ट भी जारी हुआ है, 2 दिन में भी अभी ऊपर वाला रहम करे कि वो सब कुछ ठीक ठाक हो। लेकिन ये हमें देखना पड़ेगा कि आप तो अपने हिसाब से बताएंगे लोगों को, आपके रिपोर्टर तो ग्राउंड रियलिटी बताएंगे, लेकिन हमारा काम है हम लोगों को, सरकार को, प्रशासन को ये बताएंगे कि आपके पास एक प्रिपेयर्डनेस प्लान होना चाहिए। जो भी आज टेक्नोलॉजी अवेयरनेस के बारे में है, भरे हुए जो बादल होते हैं,
ठीक है तौसीफ, नमी से भरे हुए बादल जो होते हैं उनका अचानक रुक जाना क्लाउड बर्स्ट बना देता है, जो एक समस्या पैदा कर आ जाता है। बहुत बहुत धन्यवाद तौसीफ जुड़ने के लिए। और आप देख रहे हैं कि जम्मू कश्मीर के अंदर हालात किस तरह से बन रहे हैं। 2014 के बाद हर वक्त आप देखिए बाढ़ का खतरा सता रहा है। 25 में तो बाढ़ आ गई और लोगों ने उसे झेला भी है, लेकिन अब सरकार को एक विजन डॉक्यूमेंट लेकर आने की जरूरत है कि इन क्लाउड बर्स्ट से बचना कैसे है, क्या इससे राहत बचाई जा सकती है, क्योंकि आपको ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाने हैं, आपको कटाई ज्यादा नहीं करनी है, आपको प्रकृति के साथ छेड़छाड़ नहीं करनी है। और अगर आप कर रहे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर आप तैयार कर रहे हैं, विकास आप दे रहे हैं, तो उसका अल्टरनेट आपको ढूंढना पड़ेगा, वैकल्पिक मार्ग लेकर आपको चलना पड़ेगा। और अब मुआवजे से कुछ नहीं होने वाला है, एक विजन डॉक्यूमेंट सरकार को पेश करना चाहिए जिस पर लोगों को राहत मिल सकती है। फिलहाल कार्यक्रम में इतना ही, इजाजत दीजिए, नमस्कार।